हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो हैं बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बीएड मैथमेटिक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो तक हमने आयलर थ्योरम के यूजेस और आयलर थ्योरम क्या होती हैं उससे संबंधित हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। अब आप सभी से यही उम्मीद है कि जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, जो फर्स्ट इसकी बी पार्ट है जो आयलर प्रमेय से संबंधित, उसके क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए या मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं उसका या तो वीडियो के द्वारा या उसका फ़ोन के द्वारा कैसे भी करके आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो उम्मीद है कि आप घर पे अच्छी तरीके से उनको कर रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट सी की तरफ। सबसे पहले आंशिक अवकलन हमने समझा था। आंशिक अवकलन कैसे होता है ये समझा था, रिवीजन कर लेते हैं। आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन कब होता है कि कोई भी एक फंक्शन है एफ, कोई भी एक फंक्शन है एफ जिसमें एक से अधिक चर हो। फलन में क्या हो, एक से अधिक चर हो, जैसे x, y हो गया या f(x, y, z) हो गया। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन कब होता है, जब एक से अधिक चर हो। तो x के सापेक्ष भी होता है, y के सापेक्ष भी होता है। x के सापेक्ष करते हैं तो y को अचर मानते हैं, y के सापेक्ष करते हैं तो x को अचर मानते हैं। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या था, डेल f अपॉन डेल x, y के सापेक्ष क्या था, डेल f अपॉन डेल y, ये था। इसी प्रकार इसमें तीन चर हो गए x, y, z, तो x के सापेक्ष डेल f अपॉन डेल x, y के सापेक्ष डेल f अपॉन डेल y और z के सापेक्ष भी होगा डेल f अपॉन डेल z। जब x के सापेक्ष करते थे अवकलन तो y और z को अचर मानते थे, y के सापेक्ष करते हैं x और z को। तो ये तो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में पिछले वीडियो में देखा था। फिर उसके बाद इन पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक आई थी थ्योरम, आयलर थ्योरम, आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय, आयलर प्रमेय सबसे पहले आयलर प्रमेय लागू कब होती है, ये इंपॉर्टेंट है। आयलर प्रमेय तभी लागू होती है जब फंक्शन क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन हो, समघात फलन हो। आयलर प्रमेय कब लागू होती है, समघात फलन हो। किस फलन में, समघात। अब प्रश्न उठता है कि समघात फलन क्या होता है। एक फंक्शन ऐसा फलन, एक ऐसा फलन है जिसके प्रत्येक पदों में घातों, चरों की घातों का योग, एक ऐसा फलन है जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो, वो समघात फलन होता है। जितनी घात का होता है उतनी घात का समघात फलन होता है। फॉर एग्जाम्पल f(x, y) बराबर लिख दिया, मान लो x³ y प्लस x² y² प्लस y की घात 4। यहाँ मैंने कितने पद लिखे हैं, तीन पद लिखे हैं, 1 2 3। ये एक फलन है जिसमें चर x और y है। तो प्रत्येक पद, पहले पद में देखते हैं चरों की घातों का योग, चर और x और y की घातों का योग 3 और 1 4 हो गया। यहाँ भी चर x और y है तो 2 और 2 4 हो गया, y की घात 4, अकेला y है, तो चरों की घातों का योग कितना है, 4 है। तो ये 4 घात का समघात फलन है। उसके लिए आयलर प्रमेय होती है। आयलर प्रमेय का फॉर्मूला बना था। आयलर प्रमेय क्या थी, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या बना था, nf बना था। जितनी घात का होता है वही n का मान होता है। जैसे यहाँ इसका मान क्या बनेगा, इसमें ये पूछा जाए इसका मान क्या निकलेगा, तो कितनी घात का समघात फलन है, 4 घात का, तो इसका उत्तर क्या होगा, 4f। तो ये आयलर प्रमेय से हमने संबंधित उच्च कोटि के अवकलज भी किए थे। उच्च कोटि का मतलब x के सापेक्ष वापस अवकलन करते हैं तो द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया था, y के सापेक्ष करते थे तो y में द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया था। और इसमें भी हमें क्रम विनिमय भी देखा था। द्वितीय कोटि में क्रम विनिमय क्या था कि डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y बराबर डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल x भी होता है। तो ये क्रम विनिमय देखा था। इसका मतलब क्या है, देखिए डेल f अपॉन डेल x का मतलब होता है डेल अपॉन डेल x इंटू f ऊपर, यानी f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन में डेल लगता है और आंशिक नहीं होता है, साधारण अवकलन होता है तो उसमें d अपॉन dx लगता है, d अपॉन dx। ये कौन सा अवकलन होता है, ये होता है साधारण अवकलन।
अब प्रश्न ये उठता है कि सर साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन में क्या फर्क है? तो साधारण अवकलन जो होता है तो उसमें फंक्शन एक चर का होता है। कितने चर का होता है? एक चर का होता है। जबकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में चर एक से अधिक होंगे, जैसे x और y दो चर हो गए, और इसमें तो f x और y दो चर होते हैं, तो इसलिए डेल अपॉन डेल x, y के सापेक्ष करेंगे डेल अपॉन डेल y f। तो इस प्रकार से, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वापस अवकलन, दो बार अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे लिखा होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष। तो ये बहुत सारी चीजें हमने पिछले वीडियो तक हमने देख चुके हैं। आंशिक अवकलन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन वापस कर लिया, रिवीजन। आयलर प्रमेय क्या है उसके बारे में आयलर प्रमेय मैंने बता दी थी कि आयलर प्रमेय कि एक फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई एन घात का समघात फलन हो तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर क्या होता है? एन एफ होता है। इसी प्रकार ये मान ले कि एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड एन घात का फलन हो, एम घात का समघात फलन हो, एन घात का समघात फलन हो, तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन एफ होता है। तो ये आयलर थ्योरम थी। अब आगे हम बढ़ेंगे, इस आयलर थ्योरम से संबंधित हमने एग्जाम्पल कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस आयलर थ्योरम से। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने क्वेश्चन छुड़वाए हैं वो आप एक एक अपने हाथ से सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब आगे टॉपिक अपना है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। अब संयुक्त फलन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, ये भी अपने इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक है, संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? एक फलन मानता हूं, यदि एक फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई, तो यहां इसका मतलब क्या हुआ? एक फलन है जिसमें दो चर है एक्स और वाई, ठीक है। एक फलन है एफ एक्स और वाई दो चर वाला, जिसमें एक्स तथा वाई बी चर टी के फलन है। देखिए क्या है इसमें कि एक फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, तो x और y जो है ये भी किसी अन्य चर t के क्या है? फलन है। अन्य चर कौन से के? t के फलन है। तो t के फलन क्या हो गए? t के फलन जैसे x बराबर क्या हो गया? x बराबर मान लो फाई टी, y बराबर साई टी, साई मान लेते हैं, फाई मान लिया, तो ये सिंबल है एफ एक्स वाई फाई साई, ये सिंबल है। क्या है यहाँ अर्थ? कि यदि एफ एक्स कोमा वाई जिसमें एक्स तथा वाई भी एक अन्य चर टी के फलन है, तो एक्स बराबर फाई टी, वाई बराबर साई टी, यानी कि एक्स टी का फलन है, वाई भी किसका फलन है? टी का अन्य फलन है। जो यहां फलन में एक्स और वाई दे रखा था, उन एक्स और वाई में भी क्या कर दिए? उनको अलग चरों के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये एफ जो होगा वो किस रूप में लिखा जा सकता है? वो टी के पदों के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी एक्स की जगह ये फंक्शन का मान रख देंगे, वाई की जगह ये फंक्शन का मान रख देंगे, तो एफ भी एक स्वतंत्र चर टी का क्या बन जाएगा? फलन। तो x बराबर फाई टी और y बराबर फाई टी साई टी को फलन एफ एक्स कोमा वाई में प्रतिस्थापित करने पर एफ एक्स कोमा वाई का
एफ एक्स कोमा वाई स्वतंत्र चर, देखो x और y भी स्वतंत्र है, ये भी t भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र चर यहां मैंने लिखा नहीं है, स्वतंत्र चर भी लिख सकते हैं, यानी जिसका फलन होता है x और y का स्वतंत्र, x और y स्वतंत्र चर है, और x और y किसके फलन है, t के फलन है, तो t भी एक क्या है, स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर में भी एकल चर, एकल स्वतंत्र चर t का फलन होगा। तो ये फलन जो होगा वो क्या कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। ये फलन क्या कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। एकल चर t का एक फलन बना, वो फलन क्या कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। फॉर एग्जांपल कैसे, इसको समझते हैं कि जैसे एक फंक्शन दे दिया f x कोमा वाई बराबर x स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक फलन दे दिया एफ एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई दो चर x और y के फलन है, जिसमें जहां x बराबर आपको दे दे at स्क्वायर कोमा y बराबर 2at है, ये दे दे। क्या कर दिया इसने कि एक फलन एफ एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, तो फलन एफ एक्स वाई जो है एक्स और वाई का एक फलन है, जिसमें एक्स भी आपको एक चर के रूप में प्रकट कर दिया, वाई भी एक अन्य चर के रूप में प्रकट कर दिया। तो अन्य चर के रूप में प्रकट करते हैं, तो ये जो फलन होता है वो कौन सा फलन कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, ये संयुक्त फलन कहलाता है। तो संयुक्त फलन क्या हुआ, परिभाषा क्या हुई कि एक फलन एफ एक्स एक्स कोमा वाई जिसमें चर x तथा y भी क्या है, किसी अन्य चर t के क्या है, फलन है, तो एफ एक्स कोमा वाई क्या कहलाता है, एक संयुक्त फलन कहलाता है। डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि एक फलन एफ एक्स कोमा वाई जिसमें x तथा y किसी x तथा y किसी अन्य एकल स्वतंत्र चर, एकल स्वतंत्र चर t के फलन है, तो एफ एक्स कोमा वाई क्या कहलाता है, ये संयुक्त फलन कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। फिर इसके बाद क्या किया जा सकता है, इसके बाद इस f को t के पदों में भी व्यक्त किया जा सकता है। t के पदों में कैसे, x जैसे t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो x y को t के रूप में इसमें व्यक्त करेंगे तो ये t के रूप में एक फलन बन जाएगा, तो ये कहलाता है एक संयुक्त फलन। तो ये जो संयुक्त फलन हुआ वह एकल स्वतंत्र चर का हो गया। इसी प्रकार इस संयुक्त फलन को और परिभाषित कर सकते हैं, जैसे फलन f एक्स कोमा वाई ये दे दिया, एफ एक्स कोमा वाई दे दिया कि एक फलन है एफ एक्स कोमा वाई जहां x बराबर दे दे कि φ1 t1 कोमा t2 तथा y बराबर दे दे φ2 t1 कोमा t2 हो, तो ये क्या बनेगा, देखिए एफ एक्स कोमा वाई एक फलन है जिसको x तथा y के रूप में लिखा गया है, और जिसमें शर्त आपको कह दे दें कि x भी किसी अन्य t1 और t2 दो चरों का, कितने चर है यहाँ, दो चर। यहाँ कितने चर थे, x में एक चर t था, यहाँ t1 और t2 दो है, y भी t1 और t2 दो चरों में हो, तो एफ एक्स कोमा वाई ये भी एक संयुक्त फलन है, लेकिन कितने चरों का, कितने चरों का, तो यहाँ दो स्वतंत्र चरों t1 तथा t2 का संयुक्त फलन है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो एफ एक्स कोमा वाई दो स्वतंत्र चरों t1 तथा t2 का क्या है, संयुक्त फलन है। क्लियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दे आपसे एफ एक्स कोमा वाई बराबर लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, जहां
x बराबर दे दे, कह दें t1 प्लस t2 है, y बराबर दे दे क्या 2t1 t2, ये दे दिए, ये कुछ भी दे दे फॉर एक्स्ट्रा। तो यहां पर क्या हुआ कि एफ एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई में लिखा हुआ एक फंक्शन है जिसमें शर्त एक दे दी कि x t1 और t2 का फलन है, y भी t1 t2 दो चरों का फलन है, दो चर है यहाँ t1 और t2, और चर कैसे हैं यहाँ स्वतंत्र है क्योंकि ये y इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर t1 और t2 के फंक्शन कहलाएगा, और कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये संयुक्त फलन कहलाता है। तो संयुक्त फलन, अब इससे पहले हमने जो भी फंक्शन किए थे वो संयुक्त फलन नहीं थे, उसमें क्या था कि एक फलन f दे दिया, x और y के रूप में दे दिया, तो x और y के रूप में दे दिया तो डायरेक्ट वहां डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y, डेल f अपॉन डेल z वहां निकाला जाता था, क्योंकि वहां x को किसी अन्य परिबद्धता के साथ, किसी कंडीशन के साथ नहीं देता था x और y को। यहां कंडीशन दे दी कि x ये है, y ये, यानी x को किसी अन्य चर t का फलन बता दिया, y भी किसी अन्य चर t का फलन बता दिया। तो इस प्रकार के जो फंक्शन बनते हैं वो कौन से फलन बनते हैं, संयुक्त फलन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये संयुक्त फलन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इन संयुक्त फलनों का हम सॉल्यूशन कैसे कर पाए, कैसे इनको हल करते हैं वो देखते हैं। संयुक्त फलन में ही हम देखेंगे संपूर्ण अवकल गुणांक, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये क्या होता है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अभी हमने देखा है कि संयुक्त फलन क्या होते हैं। संयुक्त फलन एक चर का संयुक्त फलन, दो चर के संयुक्त फलन। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था एक फंक्शन है कि f x कोमा वाई, इसको u मान सकते हैं, ठीक है। x कोमा वाई का फलन है जहां x बराबर क्या था फाई टी, तथा y बराबर हमने क्या मान लिया साई टी। तो ये जो u है या जो एफ एक्स कोमा वाई है, u बोल सकते हैं, एफ एक्स कोमा वाई भी बोल सकते हैं। तो ये किसका संयुक्त फलन हुआ, तो u जो है एकल स्वतंत्र चर t का कंपोजिट फंक्शन हुआ, संयुक्त फलन होता है, कहलाता है। क्लियर। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, एक तो ये डेफिनेशन देखी थी, एक आ जाए कि u बराबर जैसे आ गया एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, यानी एफ एक्स कोमा वाई का एक फलन है जहां x बराबर आ जाए कि फाई वन t1 कोमा t2 या फाई t1 t2 लिख सकते हैं, तथा y बराबर फाई 2 या साई लिख सकते हैं t1 कोमा t2 का। तो यहाँ मीनिंग क्या हुआ, यहाँ इसका मतलब कि एक फलन u बराबर एफ एक्स कोमा वाई जिसमें x की वैल्यू दे दी t1 और t2 दो स्वतंत्र चर के पदों के रूप में, और y भी आपको t1 और t2 दो स्वतंत्र चर पदों के रूप में दे दिया। तो ये जो फलन f होगा या कह सकते हैं u, दो स्वतंत्र चरों अब दो स्वतंत्र चर कौन है, t1 तथा t2 का संयुक्त फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। तो संयुक्त फलन की हमने अभी डेफिनेशन देखी है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर डेफिनेशन लिख दी। अब हम देखते हैं संपूर्ण अवकल गुणांक क्या होता है। अब यहां इसकी बात करें तो इसकी बात करें, x की जगह जब हम फाई टी यानी x को t के पदों में रख दें, y को भी t के पदों में रख दें, तो u किसका फलन हुआ, u जो है t का एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन हुआ। अब हम जब u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u का जब t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, u का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही आपका होता है संपूर्ण अवकल गुणांक। तो u का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या बना, तो u का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन बना du बट्टा dt। अब तुम्हारे दिमाग में एक फिर आएगा कि सर हमने du बट्टा dt क्यों लिखा है, डेल u बट्टा डेल t क्यों लिखा नहीं है, क्योंकि u जो है
एकल स्वतंत्र चर t का एक संयुक्त फलन है। जब एक ही स्वतंत्र चर t हो, एक ही स्वतंत्र चर हो, तो वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होकर कौन सा होता है, साधारण डिफरेंशिएशन होता है। तो u जो है यहाँ एकल स्वतंत्र चर t का एक संयुक्त फलन है, इसलिए u का जब t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बट्टा क्या होगा, dt होगा। क्लियर? तो ये du बट्टा dt होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संपूर्ण अवकल गुणांक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, संपूर्ण अवकल गुणांक कहते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम कैसे निकलते हैं। इसके बारे में जब चरों में परिवर्तन होगा तो उसमें देखेंगे। तो एक बार हम ऊपर वाला ही लेके चलते हैं इसके हिसाब से। तो यहां पर संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा क्या हुई, परिभाषा ये हुई कि u बराबर एफ एक्स कोमा वाई, जहां, तो यहां लिख देता हूं कि यदि u बराबर एफ एक्स कोमा वाई, जहां x बराबर फाई टी या फाई वन टी भी लिख सकते हैं, तथा y बराबर फाई वन लिखते हैं तो फाई टू लिख सकते हैं, नहीं अलग कोई फंक्शन टी साई मान लिया, ये भी एक t का फलन है हो, तो du बट्टा dt क्या कहलाते हैं, u का स्वतंत्र चर t के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। जब यहां क्या हो कि जो संयुक्त फलन है उसमें एक ही चर t हो, t की जगह थीटा भी हो सकता है, t की जगह थीटा भी हो सकता है, तो इस हिसाब से हो तो du बट्टा dt क्या कहलाता है, संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि u इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई है। देखिए इस चीज को, बेसिक्स को समझना बहुत ही जरूरी है। ये चीज समझेंगे तो फिर क्वेश्चन को करने में आनंद आएगा, मजा आएगा। तो ये चीज समझनी जरूरी है। इनकी डेफिनेशन कई बार एक नंबर जो शुरू वाले 1 से 10 तक क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, उनमें डेफिनेशन भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है, पहला तो पूछा जा सकता है संयुक्त फलन किसे कहते हैं, समझाइए। संयुक्त फलन किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। तो एक फलन f या u बराबर एफ एक्स वाई, जहां x बराबर फाई टी, y बराबर शाई टी हो, तो एफ एक्स कोमा वाई एकल स्वतंत्र चर t का एक संयुक्त फलन कहलाता है। यह संयुक्त फलन कहला गया। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है संपूर्ण अवकल गुणांक किसे कहते हैं, तो संपूर्ण अवकल गुणांक में क्या लिखेंगे कि यदि u बराबर एफ एक्स कोमा वाई, जहां x बराबर फाई टी तथा y बराबर साई टी हो, तो du बट्टा dt। अब प्रश्न उठता है d क्यों लगाया है, डेल क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे डेल इसलिए नहीं लगाए क्योंकि जब हम x और y को यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे, तो u जो है एक ही चर t का फलन बन जाएगा, एक सिंगल चर t का फलन बन गया, इसलिए du बट्टा dt है। इसमें ही 2 चर होते t1 और t2, तो इसका संपूर्ण अवकल गुणांक ये न होके डेल u बट्टा डेल t1 या डेल u अपॉन डेल t2 बनेगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपने क्या देख लिया, संपूर्ण अवकल गुणांक। अब संपूर्ण अवकल गुणांक कैसे निकाला जाता है, इसका मान कैसे निकाले, कि आपको फलन दे दिया कि u बराबर एफ एक्स कोमा वाई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने एग्जांपल लिया कि एफ एक्स कोमा वाई, या इसको u भी लिख सकते हैं, बराबर दे दिया कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, जहां x बराबर ए टी स्क्वायर कोमा y बराबर 2at हो, तो df या इसको u मान ले, u या f के रूप में किसी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि du बट्टा dt का मान क्या होगा। तो ये क्या चीज है, यही तो है संपूर्ण अवकल गुणांक। तो इसका मान क्या होगा, कैसे निकालें, इसका मान कितना होगा। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि x और y को इसमें प्रतिस्थापित कर दो, फिर ये जो u है उसका डायरेक्टली t के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। डायरेक्टली t के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। एक तो प्रतिस्थापन द्वारा, यानी x तथा y का मान
एफ एक्स कोमा वाई में रखकर टी के सापेक्ष क्या कर दे, अवकलन करके। एक तो ये पहला तरीका, ये तरीका हो गया एक। तो ये इसके अलावा क्या क्या तरीके होते हैं इसके, देखो कईयों में तो हम क्या करेंगे, इनमें मान रखते हैं सिंपल से साधारण से मान होते हैं तो डायरेक्टली इनसे जल्दी से उत्तर आ जाता है। लेकिन कई प्रश्न जटिल होते हैं और जटिल प्रश्नों में हम प्रतिस्थापित करके जब मान निकालते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए कुछ सामान्य से विधियां हैं, उन विधियों से हम, कुछ नियम हैं, उन नियमों से हम करेंगे। तो उन नियमों से करेंगे तो क्या क्या नियम है, बिना प्रतिस्थापन के कौन से नियम से हम कर सकते हैं, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो हम संपूर्ण अवकल गुणांक को कैसे निकालें, du बट्टा dt को कैसे निकालें, इसके मान निकालने की बात कर रहे हैं। पहला तो हमने बता दिया कि x और y को हम प्रतिस्थापन करके t के सापेक्ष अवकल करके इसका मान निकाल सकते हैं। अब बिना प्रतिस्थापन, बिना सब्स्टिट्यूशन, बिना प्रतिस्थापन के du बट्टा dt का मान निकालना, बिना सब्स्टिट्यूशन के अपने को क्या है, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट du बट्टा dt का मान निकालना। यहां ध्यान ये रखना है u क्या है, एक संयुक्त फलन है, और कौन से चर का, एकल स्वतंत्र चर का, जिसमें u जो होगा x और y के रूप में देगा तो x किसका फलन होगा, t का फलन होगा, y भी t का फलन होगा, एक स्वतंत्र चर t का। दो का आता तो t1 t2 होते हैं, दो बड़ा भाई आगे आएगा उसमें हम देखेंगे। तो इसमें नियम कौन सा लगता है, इसमें लगता है प्रथम श्रृंखला नियम। नियम निकालने के लिए क्या नियम है, इसका निकालेंगे कैसे, प्रथम श्रृंखला नियम, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रथम श्रृंखला नियम। अब प्रथम श्रृंखला नियम में क्या होता है, आपको गिवन क्या होगा, ये चीज गिवन होगी, क्या निकालना होगा, du बट्टा d2, तो du बट्टा dt निकालना होगा। तो आपको गिवन क्या होगा कि एक फलन है u बराबर f x कोमा y, एक फलन है u f x कोमा y है, जिसको किन के संबंधों के रूप में दे दें, x बराबर y बराबर, जहां x बराबर दे दें, x बराबर क्या दे दें, फाई t, तथा y बराबर क्या दे दे, साई t। fxy दिया है, ये दे रखा है कि इन संबंधों में आपको दे दिया fxy, इस हिसाब से कि x बराबर y बराबर ये संबंध दे दे। तो उस स्थिति में du बट्टा dt का मान कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी होंगे, तो उसके लिए इसका मान आपको ध्यान रखना है कि du बट्टा dt बराबर बिना प्रतिस्थापन के हैं du बट्टा dt। अब देखियो u का बिना प्रतिस्थापन के साथ देखते हैं तो x और y में, u जो है x तथा y में एक फलन है, u किस में फलन है, x तथा y में। अब x और y कितने चर हो गए, दो चर हो गए, दो स्वतंत्र चरों का क्या किया जाता है, आंशिक अवकलन किया जाता है। तो u का हम जब प्रतिस्थापन करेंगे ही नहीं तो u का किसके साथ अवकलन हो सकता है, x के साथ या y के साथ। तो यहां x के साथ और y के साथ भी हो सकता है। तो u का x के साथ कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो डेल u बट्टा डेल x, लेकिन हमें क्या बनाना है, डेल u बट्टा डेल t, डेल u बट्टा डेल t। तो अब डेल u बट्टा डेल x तो यहां से निकल गया, इसको बट्टा में डेल t चाहिए, तो बट्टा में डेल t चाहिए, dt चाहिए, सॉरी बट्टा में क्या चाहिए, dt। तो यहां बट्टा में या तो dt से भाग दूं या डेल t से भाग दूं और ऊपर डेल x या dx हो, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होने की संभावना बनती है। तो यहां देखिए क्या हुआ, u बराबर f x y, यानी कि x y में था तो u का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल इनटू, अब x का t के सापेक्ष कौन सा अवकलन होगा, साधारण अवकलन होगा dx बट्टा dt, क्योंकि x एक t का एक चर में फलन है।
यहाँ u दो चरों के साथ था, डेल u अपॉन डेल x बना, यहाँ x एक चर का है तो dx बट्टा dt होगा। तो यहाँ क्या हो गया, dx बट्टा dt। ठीक है, ये तो x के हिसाब से हो गया, x के सापेक्ष, प्लस y के हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल u बट्टा डेल y इंटू डी वाई बट्टा डी टी। तो ये प्रथम श्रृंखला नियम से आप क्या निकाल सकते हैं, डी यू बट्टा डी टी। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसके लिए, जब हम बिना प्रतिस्थापन के डी यू बट्टा डी टी का मान निकालेंगे तो u हमें पता है किसका फलन है, x और y का फलन है, तो u का x के साथ u का y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब x बट्टा में है तो लेकिन t चाहिए बट्टा में, तो x का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, y का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। ये से ये डेल x और dx कटते नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यही आपका प्रथम श्रृंखला नियम है। तीन चरों वाला हो u, कि u तीन चर वाला हो x y z, और x बराबर फाई टी, y बराबर साई टी और z बराबर कुछ और दे दें, यानी कि फाई 1 टी, फाई 2 टी और z बराबर फाई 3 टी, तो वहां डी यू बट्टा डी टी होगा, बराबर क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स बट्टा डी टी, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई बट्टा डी टी, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड बट्टा डी टी। ये प्रथम श्रृंखला नियम से है, दो से अधिक चरों के लिए भी लागू हो सकता है। तो ये दो चरों के लिए क्या है, प्रथम श्रृंखला नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना प्रतिस्थापन के करें तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें क्या होगा, आपको प्रतिस्थापन करने की जरूरत नहीं है, u का सीधा डायरेक्ट x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसको गुणा कर देंगे x का t के सापेक्ष साधारण अवकलन से, प्लस u का y के साथ आंशिक अवकलन को गुणा कर देंगे y का t के सापेक्ष साधारण गुणा से, साधारण अवकल से, और दोनों का योग जो होता है du बट्टा dt के बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रथम श्रृंखला नियम है। तीन चरों जैसे कि u बराबर दे दिया x, u बराबर एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जहां x बराबर फाई 1 टी, y बराबर फाई 2 टी, z बराबर फाई 3 टी। तो यहां देखिए तीन चर थे u में x y z, और तीनों को किस में बदल रहा है, तीनों चर स्वतंत्र चर t के फलन भी है। तो u जो है वो एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहलाता है। तो इसका संपूर्ण अवकल गुणांक डी यू बट्टा डी टी बराबर क्या होगा, तो डेल यू बट्टा डेल एक्स डी एक्स बट्टा डी टी, प्लस डेल यू बट्टा डेल वाई डॉट डी वाई बट्टा डी टी, प्लस डेल यू बट्टा डेल जेड, तो डी जेड बट्टा डी टी। यहाँ d क्यों लगा रहा हूँ, d इसलिए लगा रहा हूँ कि x t का एक स्वतंत्र चर t का फलन है, y भी एक स्वतंत्र चर t का फलन है, यही t1 और t2 कहते हैं। तो डेल 1 डेल डेल t1 हो जाते हैं, अभी वो हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने बिना प्रतिस्थापन के भी श्रृंखला नियम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है अपना चेंज ऑफ वेरिएबल, चरों में परिवर्तन। चेंज ऑफ वेरिएबल, चरों में परिवर्तन। अब चरों में परिवर्तन से कैसे, अभी हमने क्या निकाला है, संपूर्ण अवकल गुणांक निकालना है। संपूर्ण अवकल गुणांक किस में निकाला था, अभी वाला वापस रिवीजन कर रहा हूं कि u बराबर आपको दे दें कि एफ एक्स कोमा वाई, जहां संबंध आपको दे दें x बराबर फाई टी, y बराबर साई टी, ये संबंध दे दे। तो संपूर्ण अवकल गुणांक हमने डी यू बट्टा डी टी, अब डी यू बट्टा डी टी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि u को जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो एक ही स्वतंत्र चर t का फलन बनता है, तो इसलिए एक ही स्वतंत्र चर t का फलन, तो डी यू बट्टा डी टी बराबर। अब यहां से अपने को क्या क्या चाहिए कि u जो है उसका पार्शियल डिफरेंशियल x के साथ डेल यू बट्टा डेल एक्स इंटू डी एक्स बट्टा डी टी, प्लस डेल यू बट्टा डेल वाई डी वाई बट्टा डी टी,
तो जब ये संपूर्ण अवकल गुणांक निकालना हो तो हमें किस किस की जरूरत पड़ती है, यहाँ देखिए, यहाँ जरूरत पड़ती है इसको जब डेफिनेशन के रूप में लिखे हैं तो क्या लिखेंगे u बराबर एफ एक्स कोमा वाई, जहाँ x बराबर y बराबर ये संबंधों में हो तथा u का x तथा y के आंशिक अवकलन सतत हो, आंशिक अवकल सतत हो, सतत मतलब उसके आंशिक अवकल निकलते हो, तथा x तथा y के अवकल सतत हो, यानी x तथा y के अवकल सतत हो, साधारण अवकल, तो ये मान हम निकाल सकते हैं। अब चरों में परिवर्तन क्या हो जाए कि चरों में परिवर्तन इस प्रकार हो जाए कि ये वाला जो समझने के लिए ये चीजें, ये वाला क्या हो गया आंशिक अवकल गुणांक जिसमें श्रृंखला नियम था, इसमें क्या होगा चरों में परिवर्तन, चर यहाँ जो t के साथ था आंशिक, ये जो संयुक्त फलन है t एकल स्वतंत्र t का एक संयुक्त फलन था, तो ये t1 और t2 में हो जाए तो क्या होता है, तो u बराबर जैसे फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है कि u फलन जो है x तथा y का ही है, लेकिन जहां आपको ये दे दें कि x बराबर है फाई t1 कोमा t2 तथा y बराबर शाई या फाई1 फाई2 भी लिख सकते हैं t1 कोमा t2, तो यहाँ कितने चर हो गए, 2 चर हो गए। अब 2 चर हो गए तो इसका क्या मान होगा, किस हिसाब से मान निकलेंगे, अवकलन इसका किस हिसाब से होगा। अब जब हम इनको इनमें प्रतिस्थापित करेंगे तो प्रतिस्थापन करने पर हमें पता चलता है कि ये जो u है 2 स्वतंत्र चरों t1 तथा t2 का एक संयुक्त फलन है। अब 2 स्वतंत्र चरों का संयुक्त फलन होता है तो वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, साधारण नहीं होता, तो ये u जो है t1 और t2 का भी एक क्या है संयुक्त फलन है। तो यहां श्रृंखला नियम के हिसाब से नियम लगेगा कि डेल u बट्टा डेल t1 और डेल u बट्टा डेल t2, ये 2 लगेंगे, क्योंकि u जो है t1 और t2 का फलन है, इसलिए डेल u बट्टा डेल t1 डेल u बट्टा डेल t2 बराबर इसका मान क्या होगा, बराबर इसका मान उसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि u x तथा y का फलन है, तो u का हम क्या कर सकते हैं x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल u बट्टा डेल x इनटू ये जो x आया उसको हटा के t1 चाहिए, तो t1 चाहिए तो x का हम क्या कर सकते हैं t1 और t2 के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आंशिक अवकल, तो यहां भी आंशिक अवकलन होगा, तो x के साथ t1 के हिसाब से चल रहे हैं तो x का t1 के साथ करते हैं, तो डेल x बट्टा डेल t1, d नहीं है, d नहीं लगाए, यहाँ d लगाया, या इसलिए लगाया था कि x t का एक चर का फलन था, जबकि यहाँ x t1 और t2 2 चरों का फलन है, इसलिए t2 को अचर मानते हुए t1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन हुआ, प्लस x के सापेक्ष हो गया, ऐसे u का y के सापेक्ष डेल u बट्टा डेल y डॉट डेल y बट्टा डेल t1, ये तो t1 के साथ हो गया, और t2 के साथ क्या हो जाएगा डेल u बट्टा डेल x बट्टा डेल t2 प्लस डेल u बट्टा डेल y बट्टा डेल 2, t1 की जगह प्रतिस्थापन हो गया, चरों में परिवर्तन, t की जगह क्या हो गया t1 t2 हो गया, और क्योंकि यहाँ d अपॉन dt था तो यहाँ डेल अपॉन डेल t1 t2 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ ये जो संयुक्त फलन है सेकंड वाला 2 चरों t1 और t2 का संयुक्त फलन है, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, ना कि साधारण अवकलन होगा। तो ये चरों में क्या हो गए परिवर्तन हो गए। अब चरों में परिवर्तन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक है अपना, तो अगला अपना टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकल। अभी जो हमने देखा था वो क्या था, संयुक्त फलन थे, संयुक्त फलन में x और y को t चर के रूप में या 2 चर t1 और t2 के रूप में दिया होता, ये उनसे थोड़ा क्या है अलग है, डिफरेंट है। तो इसको कैसे किया जाता है अस्पष्ट फलनों के रूप में। अब अस्पष्ट फलनों के अवकलन कैसे होते हैं, सबसे पहले अस्पष्ट फलन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले अस्पष्ट फलन, तो अस्पष्ट फलन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन मानते हैं जिसमें 2 चरों x तथा y, उसको अगर हम एक फलन है f x, y, वह इस प्रकार है कि इसको हम
x तथा y के रूप में स्पष्ट हल न कर सके, स्पष्ट हल न कर सके, वो क्या कहलाता है? अस्पष्ट फलन कहलाता है। कि दो चरों, डेफिनेशन क्या हुई? दो चरों या दो चर x तथा y में फलन f x, y बराबर 0 या बराबर c भी मान सकते हैं। f x, y बराबर c या बराबर 0, इस प्रकार का एक फलन दिया होगा। इस प्रकार है कि इसको y तथा या अथवा x के रूप में स्पष्ट हल नहीं कर सके। y तथा x या x तथा y अथवा x या x अथवा y भी लिख सकते हैं। y लें तो x के पदों में, y लिया तो x के पदों में, अथवा x ले तो y के पदों में, स्पष्ट हल नहीं हो तो यह अस्पष्ट फलन कहलाता है। अब देखिए, फलन f x, y दो चरों का फलन है। दो चरों का फलन है तो यहां हमें पता है दो चरों का फलन होगा तो वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y, डबल डिफरेंशिएशन भी होंगे उनके। तो ये कह रहे हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल नहीं कर सकते हैं कि उसका जो फाइनल आंसर हो संपूर्ण अवकल गुणांक, उसका सिंगल डिफरेंशिएशन या डबल डिफरेंशिएशन x के पदों में या y के पदों में स्पष्ट न हो, जिसमें सिंगल x के पद न हो या सिंगल या अथवा y के पदों में या y के रूप में सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सके, x के रूप में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सके, वो अस्पष्ट फलन होता है। कैसे अस्पष्ट फलन होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से देखता हूं कि अस्पष्ट फलन को कैसे इसने डिफाइंड किया है। एक एग्जांपल है 7x³ प्लस y³ माइनस 3axy बराबर 0, ये फलन दे दिया आपको। क्लियर? एक फलन है। अब इस फलन में आपसे क्या निकाला जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मान d2y बट्टा dx2 बराबर या प्लस 2a² x² बट्टा y³ बराबर 0 है। ये सिद्ध कीजिए। y की पावर 5 है। ठीक है, ये आ जाए, इस प्रकार का फलन है। अब इसको समझते हैं। 3ax² है। ठीक है, ये इसको प्रूव आगे हम करेंगे। x³ प्लस y³ माइनस 3x² और इसको इस रूप में दे दिया। ये फलन क्या हुआ? अस्पष्ट फलन हुआ। कैसे हुआ? ये फंक्शन x तथा y में एक फलन है, इसको क्या मान लेंगे? f(x, y)। ठीक है, x, y। तो हम यहां से अगर इसको y के रूप में मान निकाल दे, y बराबर इतना है कि y बराबर इतना है या x बराबर इतना है, तो उसका डिफरेंशिएशन y का मान निकालते हैं तो dy बटा dx, d2y बटा dx जब निकालेंगे वो तो या x के पदों में या y के पदों में हो तो वो स्पष्ट हो जाता है। जबकि यहां पर क्या है, न तो x के पदों में न y के पदों में, x और y दोनों के पदों में है। तो इस प्रकार से ये अस्पष्ट फलन होता है। तो ये अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। अब इन अस्पष्ट फलनों के अवकलन कैसे किया जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलन। ठीक है, जैसे अस्पष्ट फलन किस रूप में दिया होता है? f(x, y) बराबर 0, ये एक अस्पष्ट फलन है। ये क्या है? अस्पष्ट फलन है x, y, f(x, y) बराबर 0, जिसको x और y के रूप में स्पष्ट रूप से हल नहीं कर सकते, वो अस्पष्ट फलन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ये फंक्शन दे दिया आपको x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर c, ये फलन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ये फलन दे दिया। और इसमें कहें कि आप dy बट्टा dx का मान निकालिए, dy बट्टा dx का मान निकालिए। तो ये अस्पष्ट फलन है। तो इस प्रकार के फलनों को हम कैसे करते हैं, इस प्रकार के फलनों को हम क्या करते हैं इस प्रकार के फलनों में? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये प्रथम अवकल, अस्पष्ट फलनों का प्रथम अवकलन, अस्पष्ट फलनों का प्रथम अवकलन, यानी कि dy बट्टा dx निकालना है। अस्पष्ट फलन है, उसमें dy बट्टा dx निकालना है। अस्पष्ट फलन में dy बट्टा dx है, तो कैसे निकालना है? जो भी फलन आपको दे रखा है उसमें जो x और y के पद ले रखे हैं, x और y के पद, यानी f(x, y) बराबर 0 था, उसमें कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया, दूसरी तरफ भेज दिया। कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज के जो भी पीछे फंक्शन बन रहे हैं उसको f(x, y) मान लिया। क्या मान लेंगे कि f(x, y) बराबर c। अब इसके आंशिक अवकल डेल f अपॉन डेल x, क्योंकि ये फलन जो है x तथा y के रूप में माना है, तो x और y का फलन है। इसमें से क्या किया मैंने, जो भी अस्पष्ट फलन था उसमें से चर वाला भाग मैंने अलग कर दिया और उसको f(x, y) बराबर क्या हो गया, c हो गया। तो ये जो फलन बना है, ये फलन वो दो चर x तथा y का फलन है। तो इसका क्या होगा, f का x के सापेक्ष या y के सापेक्ष क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा। तो ये जो f(x, y) है, ये क्या है, अवकलनीय फलन इस प्रकार परिभाषित करता है कि अवकलनीय फलन, अवकलनीय मतलब कि x के सापेक्ष और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, अवकलनीय फलन इस प्रकार परिभाषित है कि dy बट्टा dx बराबर इसका मान आएगा माइनस डेल f अपॉन डेल x बट्टा डेल f अपॉन डेल y। ये आपको याद रखना है। प्रथम अस्पष्ट फलनों का प्रथम अवकलज जो होता है वो dy बट्टा dx बराबर क्या होता है, माइनस डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y, जहां शर्त ये है कि डेल f अपॉन डेल y बराबर नहीं है 0 के। ये भी आपको फॉर्मूला प्रथम सिद्धांत, प्रथम अवकलन जो है dy बट्टा dx, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अस्पष्ट फलनों को पहले फंक्शन के रूप में माना, तो उस फंक्शन x के सापेक्ष अवकलन, उसका भाग दे दिया y के सापेक्ष आंशिक अवकलन का। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं, ये प्रूफ करते हैं कैसे प्रूफ होता है। क्योंकि f(x, y) जो है दो चरों का फलन है, यहां प्रूफ देखते हैं। क्योंकि f(x, y) दो चरों x तथा y का फलन है, x तथा y का फलन है। अब x तथा y का फलन है तो इसका क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा, इसका आंशिक अवकलन होगा। अब जो अपने फंक्शन अभी देखा था कि x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर c मान लिया हमने, तो इसमें से हमने f(x, y) किसको मान लिया, इसको मान लिया। ठीक है, f(x, y) बराबर ये मान लिया कि बराबर c है, इसको क्या मान लिया, f(x, y)। तो ये जो f(x, y) है उसका मान c के बराबर है। और एक शर्त ये भी होगी साथ में कि x की पावर x, y की पावर x, x की पावर y, y की पावर x बराबर c हो गया। या यूं कह सकते हैं कि y जो है चर x का फलन हो गया, ये भी तो कह सकते हैं। एक तो फंक्शन f(x, y) बराबर क्या हो गया, c, एक तो ये हो गया कि f(x, y) बराबर c फलन, और दूसरी शर्त ये होगी x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर क्या हो गया, c। तो यहां पर ये जो फलन है वो एक संयुक्त फलन भी कहलाएगा,
कैसे कहलाएगा? संयुक्त फलन इसलिए कहलाएगा कि x तथा y दो चरों के रूप में ये फलन दे दिया था कि एक शर्त आपके कंडीशन ये दे दी कि y जो है एक x का फलन भी है, y जो है x का फलन भी है। तो y x का फलन है तो ये क्या हुआ? क्या फलन है? तो हम आगे क्या लिख सकते हैं इसमें? x, y दो चरों x तथा y का फलन है तथा y चर x का फलन है। तो अतः f x, y चर x का संयुक्त फलन होगा। इसको एकदम आगे उदाहरणों से एकदम पक्का कंफर्म हो जाएगा। संयुक्त फलन होगा, अतः संयुक्त फलन होगा, इसलिए संपूर्ण अवकल गुणांक, किसका संपूर्ण अवकल गुणांक? फंक्शन f का। f किसका संयुक्त फलन है? x का। तो df अपॉन dx बराबर क्या होगा? अब जो फंक्शन f है x और y का है, तो फंक्शन f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा और x स्वयं x का ही फलन कहलाएगा। तो dx बट्टा dx प्लस y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो डेल f अपॉन डेल y डॉट dy बट्टा dx। एक बार इसको फिर से समझते हैं, ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसको एक बार फिर से समझते हैं। अभी वाला वापस एग्जांपल लेता हूं कि x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर c है, ये आपको गिवन है। इसको मैं किस में चेंज कर रहा हूं? संयुक्त फलन के रूप में चेंज कर रहा हूं। क्या मान लिया? इस फलन में से आगे जो चरों के रूप में जो दे रखा है उसको f x, y मान लिया, बराबर क्या हो गया? c। तो अब फलन ये हो गया जहां शर्त क्या हो गई कि x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर क्या हो गया? c हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? y x का फलन है या x y का फलन है। एक बात लेनी है आपको, y x का फलन है तो x x का फलन मान लेते हैं या x x के रूप में पढ़ा रहने दो। तो यहां इसका क्या होगा? ये जो फलन कहलाएगा वो कौन सा फलन कहलाएगा? संयुक्त फलन कहलाएगा, क्योंकि y x का फलन है तो ये संयुक्त फलन हुआ। तो संयुक्त फलन की परिभाषा से इसका संपूर्ण अवकलन गुणांक किसका संयुक्त फलन हुआ? x का संयुक्त फलन हुआ, क्योंकि इस y को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x वापस इसमें रखेंगे, y की जगह x के टर्म्स रखेंगे। तो ये f x, y किसके पदों में आ गया? x के पदों में आ गया। x के पदों में आने की वजह से इसको क्या कहेंगे कि x का एक संयुक्त फलन है। x का संयुक्त फलन है तो उसका संपूर्ण अवकल गुणांक df अपॉन dx बराबर डेल f अपॉन डेल x और dx अपॉन dx ही रहेगा, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन प्लस y के सापेक्ष करेंगे तो y का y x के सापेक्ष। तो इस प्रकार से इसका मान आएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बात समझ में। प्रूफ वैसे नहीं आते फिर भी मैं बता रहा हूं। df अपॉन dx बराबर, यहां दोनों कट गए, डेल f अपॉन डेल x प्लस यहां से डेल f अपॉन डेल y डॉट dy बट्टा dx। ये समीकरण नंबर दे देते हैं 1। क्लियर? ये समीकरण नंबर होगी अपने 1। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपने को क्या दे रखा है? चूंकि हमने माना है कि f x, y बराबर क्या है? c है, तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन है तो d अपॉन डी एक्स f x, y बराबर dc बट्टा dx। तो df अपॉन dx बराबर dc बट्टा dx और c अवकलन, c अचर का अवकलन क्या हुआ? df बट्टा dx बराबर क्या हुआ? 0। ये समीकरण नंबर 2। 1 व 2 से, 1 और 2 से df बट्टा dx का मान क्या आ गया? 0। 0 बराबर डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y डॉट dy बट्टा dx। अब dy बट्टा dx का मान निकालेंगे तो dy बट्टा dx बराबर, ये अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस
डेल एफ अपॉन डेल एक्स बट्टा डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये आ गया प्रथम अवकलन। तो इस प्रकार से प्रथम अवकलन हो गया। इसका द्वितीय अवकलन बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप डायरेक्ट ये भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि डी वाई बट्टा डी एक्स का डायरेक्टली आपको याद रखना है, फॉर्मूले में सीधा पुट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स बट्टा डेल एफ अपॉन डेल वाई। इनको पी क्यू आर एस टी के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। पी क्यू आर एस क्या होते हैं यहाँ पे, पी बराबर जो होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्यू बराबर होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई, आर बराबर होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस बराबर होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, टी बराबर होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये 5 तरह के आंशिक अवकलन थे। हमने द्वितीय कोटि के थे 3 और 2 सिंगल कोटि के, प्रथम कोटि के। तो सिंगल कोटि वाला पी क्यू आर एस टी कंटिन्यू क्रम से हैं। देखो पहले सबसे पहले ए कोटि का अवकलन x के सापेक्ष, फिर y के सापेक्ष, फिर द्वितीय कोटि का अवकलन x के सापेक्ष, फिर y वाले का x के सापेक्ष और फिर y के सापेक्ष y वाले का। तो ये पी क्यू आर एस टी। तो इसका मान क्या हो गया इस कंडीशन के हिसाब से, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, ये इसको क्या बोलते हैं p है, तो माइनस पी बट्टा ये क्या है q, तो माइनस पी बट्टा क्यू भी लिख सकते हैं, माइनस पी बट्टा क्यू भी लिख सकते हैं। अब द्वितीय कोटि का डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें इसको समझने की कोशिश करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आती है तो एक बार वीडियो और देख लेना ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो मेरे से संपर्क करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।